एक राजा जो भारत के प्रधानमंत्री बन गए, जिनके फैसले ने देश की राजनीति बदल दी। खुद तो राजपूत थे, लेकिन ओबीसी के लिए खलनायक बन गए। तो आज बात मांडा के राजा, भारत के 7वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके फैसलों की। उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, इसी इलाहाबाद में एक जमींदारी रियासत थी मांडा, जहां के 41वें जमींदार और अंतिम राजा थे विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह, जो भारतीय राजनीति के उन चेहरों में से एक रहे जिनका सफर उतार चढ़ाव वाला रहा, जिन्होंने अपने फैसलों से देश की दिशा और दशा को बहुत हद तक प्रभावित किया, जिनके फैसलों ने उन्हें एक खास वर्ग के एक हिस्से में खलनायक तक बना दिया। वीपी सिंह को ओबीसी वर्ग के एक खास हिस्से द्वारा खलनायक क्यों माना जाता है? एक साल प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसका जिक्र आज भी होता है? यह सब समझने के लिए उस दौर की राजनीति और सामाजिक समीकरणों को बहुत गहराई से समझना होगा। तो कहानी शुरू होती है 1978 में, जब मोरारजी देसाई सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसी को मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें देश की 3743 जातियों को पिछड़ा वर्ग मानते हुए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। लेकिन इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी की सरकार में इस रिपोर्ट पर ध्यान ही नहीं दिया गया। किसी सरकार ने इसे लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि सरकारें जानती थी कि इससे सामाजिक और राजनीतिक भूचाल आ सकता है। ऐसे में वीपी सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें विलेन बना दिया। फैसले की कहानी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीपी सिंह के राजनीतिक रसूख के बारे में जान लीजिए। राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। वो 1970 के दशक में कांग्रेस सरकार में विभिन्न पदों पर रहे। 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1984 में राजीव गांधी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वो पहले वाणिज्य मंत्री और फिर वित्त मंत्री बनाए गए थे। 1987 आते आते उनका मोह कांग्रेस से भंग हो गया था। बोफोर्स घोटाले का खुलासा करने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी, जिससे राजीव गांधी सरकार की इमेज काफी खराब हुई। 1987 में उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद वीपी सिंह ने जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कर लिया, भ्रष्टाचार और कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई। 1989 के लोकसभा चुनाव में तो वीपी सिंह प्रचार के दौरान जेब में एक पर्ची लेकर घूमते थे और वो अपने भाषणों में कहते, इसमें लिखा अगर सब कुछ पढ़ दूं और बता दूं तो बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी का बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। अब जब लगातार इस तरीके का प्रचार वीपी सिंह ने 1989 के लोकसभा चुनाव में किया, तो इसका परिणाम यह हुआ कि 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस सत्ता से चली गई। जनता दल, बीजेपी और वामपंथी दल की मिलीजुली सरकार बन गई। वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल ने अच्छा प्रदर्शन किया और फिर वीपी सिंह को गठबंधन का नेता चुना गया। 2 दिसंबर 1989 वो दिन था जब वीपी सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संघ के प्रधानमंत्री के रूप में पीएम बनने के 8 महीने बाद यानी 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने ऐसा फैसला लिया जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया।
उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत हुई। यह निर्णय ऐतिहासिक जितना था उतना ही विवादास्पद रहा। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। यह फैसला भारत की राजनीति में एक भूकंप की तरह आया, जहां एक ओर पिछड़े वर्ग के एक बड़े हिस्से में आशा और उत्साह का संचार दिखा, वहीं दूसरी ओर देश भर में खासकर सवर्ण वर्ग और शहरी मध्य वर्ग के छात्रों और युवाओं में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हुए, आत्मदाह के प्रयास किए गए और देश कई महीनों तक मंडल विरोध की आग में जलता रहा। उससे ये हालात उत्पन्न हुए कि अगले 3 महीने में ही बीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी और अन्य दलों के समर्थन वापस लेने के कारण बीपी सिंह की सरकार 1990 में गिर गई और वो केवल 11 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रह पाए। दरअसल अक्टूबर 1990 में बिहार में लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को रोका गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी वजह से बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और फिर बीपी सिंह की सरकार गिर गई। लेकिन अब यहां सवाल यह कि जिस मंडल कमीशन को लागू कर बीपी सिंह ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया, उसी वर्ग का एक हिस्सा उन्हें खलनायक क्यों मानता है? बीपी सिंह पर अवसरवादिता के आरोप लगे। बीपी सिंह ने अपनी गिरती हुई लोकप्रियता और सरकार की अस्थिरता को देखते हुए राजनीतिक फायदे के लिए मंडल का पत्ता खोला। ऐसा माना गया, आरोप लगे कि यह सामाजिक न्याय से ज्यादा वोट बैंक की राजनीति थी बीपी सिंह की। विरोध की लहर और ओबीसी के भीतर मतभेद। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने से सवर्ण वर्ग में भारी आक्रोश पैदा हुआ। बीपी सिंह की छवि एक विभाजनकारी नेता के रूप में बन गई। कुछ ओबीसी वर्ग जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उन्होंने बीपी सिंह को सामाजिक अशांति का दोषी मान लिया। अब ओबीसी समुदाय भी अपने आप में एक रूप तो है नहीं, या एक ही वर्ग तो है नहीं। इसमें भी कई उपजातियां और आर्थिक स्तर हैं। कुछ उपजातियों को लगा कि आरक्षण का लाभ केवल प्रभावशाली ओबीसी जातियों तक ही सीमित रह जाएगा। अब ऐसे में वो भी खलनायक मानने लगे बीपी सिंह को। सवर्ण ओबीसी के खलनायक बीपी सिंह के इस एक फैसले ने उन्हें सवर्ण समाज की नजरों में खलनायक बना दिया। सवर्ण समर्थक बीपी सिंह से इस फैसले के बाद दूर होने लगे। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के तुरंत बाद सभी ओबीसी को सुविधाएं नहीं मिली। उनके फैसले से उन्हें भी निराशा पैदा हुई और जिन्हें फायदा नहीं मिला, उन्हें लगा कि बीपी सिंह ने उन्हें भी शायद ठग लिया। इसीलिए ओबीसी का भी एक खास वर्ग उनसे नाराज हो गया, जो कि कमजोर था। कमंडल की राजनीति का उदय। मंडल कमीशन के लागू होने के साथ ही कमंडल की राजनीति का उभार शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन को तेज कर दिया। समाज में जाति बनाम धर्म का एक नया विभाजन पैदा हुआ। ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गया। मंडल के मुद्दे की धार कुछ कम होती गई। वीपी सिंह ओबीसी के अकेले मसीहा के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर पाए। तो कुछ इस तरीके से बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके भारतीय राजनीति और समाज में बदलाव लाने का प्रयास तो किया, लेकिन राजनीतिक अवसरवादिता और सामाजिक विभाजन के खलनायक भी वो बन गए। ओबीसी के भीतर भी एक हिस्से को यह लगा कि वीपी सिंह ने भले ही आरक्षण दिया, लेकिन वो उस सामाजिक ध्रुवीकरण और अशांति को नियंत्रित नहीं कर पाए। तो कुछ इस तरीके से वीपी सिंह अपने एक फैसले से विलेन बन गए। हालांकि इसके अलावा उनकी राजनीति का एक दूसरा पहलू भी है, जिसके काम सराहनीय भी हैं। जैसे 1980-1982 में जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो इस दौरान उन्होंने डकैती रोकने के लिए कड़े कदम उठाए, जिससे उनकी छवि एक सख्त प्रशासक की बनी। जब 1984 दिसंबर में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री बनाया गया,
तो इस पद पर रहते हुए उन्होंने टैक्स चोरी और आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कई साहसिक कदम उठाए। उन्होंने कई बड़े औद्योगिक घरानों और राजनेताओं के खिलाफ जांच शुरू करवाई, जिससे उनकी छवि एक ईमानदार और सख्त मंत्री की बनी थी। 1987 अप्रैल में बोफोर्स घोटाले में चल रही जांच पर सरकार के रुख से असहमति के कारण उन्होंने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और राजीव गांधी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम छेड़ दी और उनको चुनाव में हरा भी दिया। हालांकि वो खुद को 11 महीने तक ही प्रधानमंत्री रख पाए। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी वीपी सिंह सक्रिय राजनीति में रहे, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। वो सामाजिक न्याय के मुद्दों पर मुखर रहे और कई आंदोलनों से जुड़े, विशेषकर दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए वो काम करते रहे, लेकिन उनका स्वास्थ्य इस बीच लगातार बिगड़ता गया। 27 नवंबर 2008 को दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद वीपी सिंह का निधन हो गया। तो यह कहानी रही मांडा के उस राजा, उस जमींदार की, जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर में एक से बढ़कर एक फैसले लिए, लेकिन उनके एक फैसले ने उन्हें एक खास वर्ग में विलन बना दिया। खुद तो राजपूत नेता थे, लेकिन ओबीसी और सवर्ण वर्ग में वो विलेन बन गए, क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी और उसके बाद देश में बवाल मचा। बहरहाल वीपी सिंह की इस कहानी पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपको तमाम किस्से और कहानियां मैं यहां पर सुनाता रहूंगा। नमस्कार।